हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो 3rd लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ हम इसकी पीवाईक्यू सीरीज भी देखेंगे और हमारा टारगेट होगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक बोर्ड में आए हैं उनको हम अच्छे से लगाएं और एक एक कंसेप्ट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। जैसे हमने देखा कोई एक चार्ज है, इसमें से कंसीडर कर लेंगे फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहा मैंने? कोई एक चार्ज मान लिया जिसमें से अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसमें हर जगह लाइनें निकलेंगी, जैसे ऊपर भी होंगी, डाउनवर्ड भी होंगी, आगे भी होंगी और पीछे भी होंगी, चारों तरफ लाइनें निकल रही होंगी। अगर मैं इसे कंप्लीट करूं 2 पाई सर्कल यहां से कंप्लीट होगा, 2 पाई सर्कल यहां से कंप्लीट होगा। टोटल जो एरिया कवर करेंगी इसकी फील्ड लाइंस वो करेंगी 4 पाई। कितना एरिया कवर करेंगी? 4 पाई। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि कोई भी चार्ज है ये अपने आसपास 3D ज्योमेट्री में पूरा एरिया कवर करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसे किसी रूम में भी रख दूं, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया ये एक रूम है क्यूब की फॉर्म में, अगर मैं चार्ज यहां पे रख दूं तो हर जगह से जितने भी इसके सरफेसेस होंगी, जितने भी इसके फेस होंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, जैसे कंसीडर कर लो टोटल इसके सरफेसेस कितनी होंगी या इसके फेस कितने होंगे। टोटल फेस कितने होते हैं इसके? 6। कितने फेस होते हैं? 6। और यही मैं एक फेस की बात करूं, कितने फेस की बात करूं? एक फेस से, तो एक फेस से कितनी निकल के जाएंगी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी होंगी वो चार्ज का अमाउंट लिया जाता है और एक एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, डिविजिबल बाय आएगा 6। जैसे मैं बताऊं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो वो याद कर लो। फ्लक्स का फॉर्मूला होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चार्ज पार्टिकल से जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, जैसे मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चार्ज पार्टिकल से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे क्यूब से भी कितनी निकलनी चाहिए थी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी एक सरफेस से कितनी निकली है? एक फेस से कितनी निकल के गई है? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैं एक और बताता हूं, पहले इतना दिमाग में डालो, कोई भी चार्ज है उसमें से नंबर ऑफ फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास आउट होंगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे देखते हैं, दोबारा ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? एक स्फीयर। इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया। एक कंप्लीट स्फीयर है, इस कंप्लीट स्फीयर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के जाएंगी? एक कंप्लीट स्फीयर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के जाएंगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी निकल के जाएंगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोबारा देखना, अगर मैं इसे बीच में से काट दूं या हाफ कर दूं स्फीयर को, और मैं यहां पे कोई चार्ज रख दूं, ध्यान से सुनना, पूरे स्फीयर से कितनी निकल के जा रही है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इतना ही स्फीयर और यहां पे रख दिया जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आधे स्फीयर से कितनी निकल के जाएंगी? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी निकल के जाएंगी? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा, कंप्लीट स्फीयर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या कंप्लीटली जितनी भी निकल के जाती हैं चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कितनी होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम होता तो फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो। अगर यहीं कोई मीडियम होता फॉर्मूला होता Q/m। क्या होता मीडियम के लिए? बस ये एयर के लिए फॉर्मूला है और फ्री स्पेस के लिए। अगर यहाँ पे कोई मीडियम होता तो कितना होता? एप्सिलॉन m। जहां एप्सिलॉन m को भी हम एक तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखना जरा, मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होती है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितने टाइम्स मीडियम की परमिटिविटी बढ़ जाती है, ये एयर के कंपैरिजन में रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये जितने टाइम्स हैवी हुई है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा, मान लेना, सिर्फ मानते हुए चलना
कि एयर के लिए मैंने कहा, एयर के लिए परमिटिविटी दे दी मैंने 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कितनी बोल दी मैंने एयर के लिए परमिटिविटी? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब मैंने क्या कहा, जो वाटर है एयर के कंपैरिजन में मान लिया 6 टाइम्स हैवी है। पहले एयर की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने मान लो ये लिख दी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो मैंने कहा कि एयर के कंपैरिजन में वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 6 टाइम्स हैवी है। कितनी हैवी है? 6 टाइम्स। तो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी 6, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इस इनका जो नेट आएगा वो होगी मीडियम की परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी होगी? मीडियम की परमिटिविटी। पहले दोबारा सुनना, अगर सिंपल फ्री स्पेस होगा या एयर होगी तो फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चार्ज में से कितनी निकल के जाती है लाइनें? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चाहे मैं स्फीयर में बंद कर दूं, चाहे मैं क्यूब के अंदर बंद कर दूं, चाहे मैं क्लोज सिलेंडर के अंदर बंद कर दूं, मैं किसी के भी अंदर बंद कर दूं, उसे हमेशा उससे लाइनें कितनी पास आउट होंगी? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी लाइनें पास आउट होंगी? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कंप्लीट के लिए इतनी थी, अगर मैं उसे आधा कवर करता तो कितनी होती? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम मैंने यहाँ कहा कंप्लीट के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फेस कितने होते हैं इसके? 6। अगर एक फेस की बात करता कि एक से कितनी निकल के जा रही है, टोटल फ्लक्स कितना है, तो कितना निकल के जाता है? कितने से डिवाइड हो जाता है? यहाँ 6 से। कितने से डिवाइड हो जाता है? यहाँ 6 से। दोबारा सुनना, जो जो बातें मैं बोलता हूँ वो समझते जाना, ये आगे बहुत डाटा काम में आएगा, ध्यान से देखते जाना। पहले तो मैं ये बताऊं, जैसे मान लो कि फ्लक्स का मतलब क्या है? किसका मतलब जानना है? फ्लक्स का मतलब। आराम से देखना, जितने एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं इस सरफेस के साथ नॉर्मल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इस सरफेस के साथ नॉर्मल होनी चाहिए। दोबारा सुनना, पहले हम फ्लक्स समझेंगे, ध्यान से सुनना। फ्लक्स का मतलब क्या है? जितने एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होती है इट इज कॉल्ड फ्लक्स। मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the normal to the area is called electric flux। जितने एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली निकल के जाती है उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान से सुनना, जरा ये भी बता दूं मैं तुम्हें, जैसे अभी इसका मान लो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट हटेगा, कितना आ जाएगा? फाई बराबर ई ए कॉस 0। अब सुनना, अगर ये कंडीशन ना दी होती तो क्या होता? ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने एक सरफेस थोड़ा इंक्लाइन करके रख दिया, इसका एरिया वेक्टर है इधर, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एंगल है थीटा। कितना दोनों के बीच में एंगल? थीटा। अब सुनना, एरिया वेक्टर का इधर कंपोनेंट कौन सा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में? ए कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट होगा? ए कॉस थीटा। इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा इस साइड, कौन सा आएगा? ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बात क्लियर हुई होगी। इसीलिए कहा गया, देखो चाहो या तो ई का कंपोनेंट इधर कर देते, अगर ई का कंपोनेंट इसके साथ हो जाता तो भी यही आता। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने जो कंपोनेंट करना सिखाया था उसमें बताया था कि दूसरी साइड में हमेशा उसका कॉस कंपोनेंट जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके नॉर्मल के साथ कितना एंगल है? थीटा। तो इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा? ई कॉस थीटा। फिर से फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द नॉर्मल टू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द नॉर्मल टू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नॉर्मली पास आउट होती है। वरना जितना एंगल गिवन में होगा हम उस हिसाब से लगा देंगे। पहले इतनी बात क्लियर हुई होगी। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, मैं जो जो डाटा न्यूमेरिकल में काम में आएगा वो मैं बताता जा रहा हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो गया? ई ए कॉस थीटा। और सिंपली अगर किसी चार्ज से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बातें करें
तो कितना आएगा फॉर्मूला, 5 बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी गॉस थ्योरम का प्रूफ होता है, यही गॉस थ्योरम का क्या होता है प्रूफ, 5 बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उन पे टारगेट बनाएंगे, उनको समझेंगे। अब सुनते जाना ध्यान से। एक ये बात क्लियर हो गई होगी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब आगे सुनना दोबारा, मैं पहले जो जो डाटा बताता जा रहा हूं उसे आप नोट करते जाना और समझते जाना। जैसे मैंने कहा, दोबारा देखते हैं, जैसे मैंने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है। अब सुनना ध्यान से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन में है E इक्वल 200 न्यूटन पर कूलम। अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, अगर मैं तुमसे यहां पूछूं कि सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, नेट फ्लक्स 0, कितना पास आउट हो रहा है 0। तरीका देखना और समझना, जब ये लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ग्रीन कलर से डिनोट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड इसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर बता दूं मैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैं कहूं ये रजिस्टर है, इसका प्लेन का एरिया वेक्टर इधर होगा, परपेंडिकुलरली होगा इसके साथ, इधर की साइड में होगा। और यही मैं डाउनवर्ड बात करता तो डाउनवर्ड में एरिया वेक्टर किधर होता, इस साइड होता। अगर मैं इस प्लेन की बात करता, मान लो ये यहां प्लेन होता, इसका एरिया वेक्टर इधर होता। सिमिलरली जैसे मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, जैसे ये वाली सरफेस अगर दिख रही होती, एक प्लेन सरफेस में होती इधर, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होता, इसका एरिया वेक्टर ऊपर। जो एरिया दिखे, जैसे डाउनवर्ड ये एरिया दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दोबारा देखते हैं, क्या कहा मैंने कि इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ, और इस साइड का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ। पहले इतना देख लो, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। अब जैसे मैं यहां बात करूं, मैं यहां नोट कर देता हूं, अगर एक वेक्टर इधर है और दूसरा उसके अपोजिट में है तो एंगल होगा 180 का। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 0 डिग्री का। अगर एक इधर और एक इधर है तो एंगल होगा 90 डिग्री का। दोबारा सुनना, एक इधर दूसरा उसके अपोजिट में है तो एंगल कितने का होगा, 180 का। दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर एक इधर तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। इतनी बात क्लियर करना। अब जैसे मैं यहां बात करूं फर्स्ट कंडीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर है, इनके बीच में थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। एरिया को मैं ए मान के अभी सॉल्व करता हूं, देखना कितना बढ़िया आंसर आएगा आराम से। यहां बात करें, ये भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। अगर मैं इस साइड का फ्लक्स निकालता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस साइड का फ्लक्स मानता हूं φ1, तो φ1 कितना होगा, ई ए cos 180, इलेक्ट्रिक फील्ड 200, एरिया को ए मान के सॉल्व कर रहे हैं। 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो कितना हो गया ये, माइनस के 200 ए। अब इधर समझना जरा, φ2 इक्वल कितना होगा, ई ए cos 0, φ2 इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है 200, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड 200, एरिया वेक्टर ए मान लो, cos 0 की वैल्यू 1, तो φ2 कितना होगा, 200 ए। अब देखना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसका नेट फ्लक्स 0 होगा। रीजन क्या था, जितना एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा इससे निकलने वाला, नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2। यहां φ1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 200 ए, φ2 की वैल्यू कितनी है, प्लस के 200 ए, और नेट आंसर कितना आएगा इस हिसाब से, 0। तो पहले मैं क्या बता रहा हूं, इस बात को समझो। कोई भी सरफेस हमें गिवन में दे, यहां मैंने सिलेंड्रिकल दी थी, जैसे एक और एग्जांपल दूं, जैसे अभी मैं यहां ये ना देके एक क्यूब दे देता,
और मैं यहां कहता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल निकल के जा रही हैं, ये यहां से बाहर आ रही हैं। मैं पूछता इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, आंख बंद करके आंसर दे देना कि फ्लक्स कितना होगा, 0। कभी भी ऐसी कंडीशन दिखे दोनों साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा वेरिएंट में फिक्स होगी उसकी वैल्यू, वेरिएबल नहीं होगी। अगर ये कंडीशन दिखती है तो सीधे सीधे आंसर लगा देना, नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। पहली बात तो क्लियर होगी। अगर वो यहां तुमसे चार्ज और पूछ ले तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू 0, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इन दिस कंडीशन चार्ज कितना होगा, 0। पहले इतनी बातें समझो। देखो ये बात दिमाग में रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल निकल के जाती हैं, अगर ये वेरिएबल ना हो, अगर ये फिक्स वैल्यू गिवन में हो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, इसकी जगह में वेरिएबल दे देता 200x करके दे देता, इसकी भी, इसका क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा आगे। अगर ऐसी कोई वैल्यू गिवन में होती जो वेरिएबल होती तो इस चीज का फर्क पड़ता, तो ये आंसर नहीं आता। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सीधी सीधी हम आगे बढ़ते हैं, हम क्लियर करते हैं इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखना इधर दोबारा, जैसे मैंने क्या किया, एक क्यूब उठा लिया, अब सुनना ध्यान से, मान लो ये यहां से 10 मीटर पे रखा हुआ है, इसकी साइड भी 10 मीटर है। अब क्वेश्चन अच्छा बनेगा, जरा ध्यान से देखना। इसकी साइड कितनी है, 10 मीटर, और ये कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 मीटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल के जा रहा है। अब सुनते जाना, एक एक लाइन समझते जाना। जैसे कंसीडर कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन में है हमें यहाँ 200x आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में जा रहा है। आई कैप क्या डिनोट कर रहा है, कौन सी एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। अब ध्यान से सुनना और समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन में, एरिया वेक्टर, सुनना ध्यान से, साइड कितनी है, 10 मीटर, इसकी एक मतलब सरफेस का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, या साइड का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। अब जैसे मैं क्लियर करूं, एक इससे देखना जरा, जैसे मैं कहूं ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर की साइड है, कंसीडर कर लो ये कैसी साइड है, स्क्वायर की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एंटर करेगा और यहां से निकलेगा बाहर। जैसे मैं पूछूं, अब ध्यान से सुनना, इसे समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा नॉर्मली। यहां एंगल होगा 180 का, कितने का एंगल होगा यहाँ पे, 180 का। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है, एरिया वेक्टर भी इधर है, एंगल होगा 0 डिग्री का। अब ध्यान से सुनते जाना, एक एक लाइन समझना जरा। मैंने 2 एंगल वेरीफाई कर दिए, यहाँ पे एंगल होगा 180 का, यहाँ पे एंगल होगा 0 डिग्री का। अब यहां की बात करते हैं, पहले इतना दिमाग में रखना, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, cos 180 की वैल्यू -1, cos 90 की वैल्यू 0। अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जा रहा है, इस सरफेस से तो पार हो ही नहीं रहा है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर इधर साइड में, तो एंगल कितने का होगा, 90। कितने का होगा, 90। सेम यहां समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, यहां भी एंगल 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा, डाउनवर्ड भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा, हर एक सरफेस पे 90 का होगा, बस इधर होगा 180 का, इधर होगा 0 डिग्री का। इसके एंगल इतने समझ में आए होंगे। अब आगे देखते हैं, तो जहां जहां 90 का होगा वहां फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ये बात दिमाग में रखना। वैसे भी दिख रहा था सरफेस के थ्रू कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल के गया था, जो मैं बताई थी सरफेसेस। जैसे मैंने भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे करके निकलता हो गया, इसमें से पार नहीं हुआ है, जैसे इस सरफेस में से पार हुआ है, इसमें से पार नहीं हुआ है, इसमें से बाहर से गया है, या आगे से मान लो पीछे से, पर इसके अंदर से नहीं गया है, तो ये वाला फ्लक्स काउंट नहीं होगा। या तो ऐसे मान लेना, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, इस वजह से नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं,
कि एक साइड का एरिया कितना निकल के आया 100 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी इस वाली साइड की बात करूं तो 100 मीटर स्क्वायर। देखो यहां पे एरिया वेक्टर इधर एंगल थीटा होगा 180, यहां पे एरिया वेक्टर इधर थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन में 200x। इन बातों को जरा दिमाग में डालना, जो जो बात मैं बोलने वाला हूं इनको जरा ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छा होता जाएगा, बस एक एक लाइन देखना और समझना। मैंने कहा फ्लक्स निकालना है, फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं। पहले ये मान लो है साइड फर्स्ट वाली और ये साइड है सेकंड वाली, दो साइडें लिख दी मैंने, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि फर्स्ट वाली साइड का निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाली का कितना होगा, वैल्यू कितनी है 200। एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक हम कितना चल गए हैं, ये 200 की 200 लिख दी। एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक कितना चल गए हैं 10, कितना निकल आया 200 न्यूटन पर कूलम। अब दोबारा देखना, सेकंड वाली सरफेस की बात कर रहा हूं, सेकंड वाली के लिए कितना होगा, यहां से यहां तक कितना चल गए हैं, पहले तो 200 की 200 लिख दी, ये डाटा यहां कॉपी कर दिया। एक्स की वैल्यू यहां तक 10, यहां तक 10, टोटल कितनी होगी 20। तो ये कितना हो गया 2 2 4। बस पहले इतना समझो आराम से, देखना ध्यान से। क्या कहा मैंने, यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू कितना चले हैं 10, रख दी यहाँ पे, वैल्यू इतना आ गया। यहां से यहां तक कितना चले 10 और 10 20, वैल्यू रख दी यहाँ पे, E2 की वैल्यू इतनी निकल आई। तो इतना हमारा डन हो चुका है। अब देखते हैं फ्लक्स निकालते हैं। और ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आ जाए जो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा हो, इसका कभी भी फ्लक्स जो होगा नेट वो जीरो नहीं होगा, इसका फ्लक्स जीरो नहीं होगा। अगर वैल्यू फिक्स आती तो हमेशा इसका नेट फ्लक्स कितना होगा जीरो। अब यहां इसका फ्लक्स निकालना है, अब ध्यान से सुनना। दोनों फ्लक्स निकालता हूं मैं, इधर ध्यान से देखना। फ्लक्स फर्स्ट के लिए कितना होगा E1A cos इधर 180 डिग्री। E1 की वैल्यू निकाल दी है मैंने यहां पे। एरिया ये लिख दिया मैंने यहां पे 100, cos 180 वैल्यू -1, कितना आ गया ये निकल के 1 2 3 4 5, माइनस के 2 इंटू 10 की पावर -5। अब दोबारा देखते हैं, φ2 कितना है, φ2 की वैल्यू देखना E2 इंटू A cos 0, E2 की वैल्यू एरिया cos 0 की वैल्यू 1, 4 इंटू 10 की पावर 5, पॉजिटिव होगी पावर, ध्यान रखना पावर कैसी होगी पॉजिटिव। ये वैल्यू हो गई नेगेटिव और ये वैल्यू कैसी निकल के आई है पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव और ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। ये नेगेटिव किस वजह से है cos 180 की वजह से, इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव। यही गलती से यहाँ पे नेगेटिव लग गया था, और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ए काउंट कर लो बोले 1 2 3 4 5, ये काउंट करके इतना हो गया। अब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दी, कितने बचेंगे 2 इंटू 10 की पावर 5, कितना आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर 5। देखो आराम से, चाहो तो यूनिट लिख दो इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन फिर देखते हैं, पहले से नोट कर लो, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन।
अब सुनना ध्यान से जरा, ये एक सिलेंडर है जी, रखा हुआ है इधर, यहां से यहां तक मान लो डिस्टेंस है 0.5 मीटर, ये इसकी लेंथ है कंप्लीट 1 मीटर यहां से यहां तक, ये इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। इसका एरिया ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, हो सकता है वो रेडियस भी दे दे, अगर रेडियस देगा तो पाई आर स्क्वायर करके निकल आएगी। एरिया में लिख देता हूं मैं यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में ऐसी कंडीशंस में करना क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने गिवन में दे दिया, वैल्यू मान ली उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां गिवन में है 400, अल्फा भी लिखा हो सकता है कभी कभार, एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब सुनना ध्यान से, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा पहले फ्लक्स फर्स्ट वाला कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू यहां से यहां तक के लिए कितनी होगी, ये तो 400 की 400 रहेगी, x की वैल्यू 0.5, 0 से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 जा 20, ये तुम्हारा निकल आया 200। कितना निकल आया, सिमिलरली E2 देखो कितना निकल के आ रहा है 400, x की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 1.5, और ये 0.5 और 1 1.5, फिर दोबारा पॉइंट से कैंसिल आउट 600, दो वैल्यू निकल आई, एक E1 निकल आया और एक E2 निकल आया। आगे देखते हैं, एक E1 फाइंड आउट कर लिया और एक E2 फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं हम यहां फ्लक्स की। φ1 कितना होगा, E1 A cos, यहां एंगल कितना होगा, ये एंगल की बात कर लेते हैं यहां पे, ए के साथ यहां थीटा होगा 180 और यहां थीटा कितना होगा 0 डिग्री। एक जगह थीटा होगा 180, एक जगह कितना होगा 0 डिग्री। इतना क्लियर हो गया होगा, E1 भी निकल आया और E2 भी निकल आया। अब φ1 की वैल्यू, φ1 E1 कितना है यहाँ पे 200, एरिया कितना है इनमें 4, cos थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, φ1 निकल आया। φ2 कितना है, φ2 E2 इंटू A cos 0, E2 की वैल्यू कितनी है 600, एरिया कितना गिवन में 4, cos 0 की वैल्यू 1, φ2 भी निकल आया। बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक, कोई परेशानी। अब आगे देखते हैं, इसकी यूनिट लिख दो, माइनस कर दो, कितना बचेगा नेट फ्लक्स निकालने के लिए, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। आ गया 1600 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब जरा समझ में आया होगा कैसे क्या वेरिएबल होंगे, कैसे क्या चेंजमेंट करना होगा, कैसे क्या क्या हर एक चीज देखनी होगी। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को, फिर समझते हैं कि कैसे किस हिसाब से क्वेश्चंस लगाने होंगे। जो इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इसके ऊपर कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी में भी आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि वेक्टर गिवन में होंगे आई कैप जे कैप की फॉर्म में, तो उन वेक्टर के साथ देखना होगा कैसे क्या सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सीधे क्वेश्चन लिखता हूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में है 2I + 3J, ठीक।
अब सुनना ध्यान से, एरिया कंपलसरी वो बोलेगा, जो बोले उसको जरा दिमाग में रखना। मैंने यहां पे बोल दिया एरिया वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में मान लो एरिया कितना गिवन में है 2i कैप, यहां मान लो इसकी यूनिट लिख देता हूं अलग से मैं, न्यूटन पर कूलम, 2i कैप मीटर स्क्वायर। ये एरिया वेक्टर, ये एरिया हो गया हमारा, और ये क्या हो गया। अब सुनना ध्यान से, पहली बात तो जरूरी नहीं है वो ये लिख के दे कि आई कैप है या नहीं है, इस बात को मैं वेरीफाई करता हूं। अगर ये ना दे तो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। मान लो उसने दे दिया वाईजेड प्लेन में है मीटर स्क्वायर, अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं कहूं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब ध्यान से सुनना, अभी ये रखा हुआ है जो रजिस्टर, ये किस में रखा हुआ है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। इसका एरिया वेक्टर किस में है, जेड एक्सिस में। ध्यान से सुनना, हमेशा तीसरा वाला ही होगा। क्या कहने का मतलब है कि इसका जो नॉर्मल होगा या एरिया वेक्टर होगा वो तीसरे वाले में होगा, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो थर्ड वाली डायमेंशन में गिवन में होगा। जैसे दोबारा देखते हैं, अब मैंने मान लो रजिस्टर ऐसे रख दिया, जैसे 3 एक्सिस थी, ये वाली एक्स हो गई, ये वाई हो गई, बाहर अंदर वाली हो गई जेड एक्सिस। अब मैंने ऐसे रख दिया, अब सुनना ध्यान से, ये कौन सी हो गई वाई एक्सिस, और अब किसे कवर कर रहा है, जेड एक्सिस को। वाई जेड प्लेन में खुद रखा हुआ है, ये वाई और ये जेड में खुद रखा है, तो एरिया किस में लिया जाएगा, एक्स एक्सिस में। किस में लिया जाएगा, एक्स एक्सिस में। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो भी गिवन में हो हमें प्लेन, जैसे अगर वो हमें साफ साफ दे रहा है कि वाई जेड प्लेन में है, तो एरिया जो होगा वो एक्स एक्सिस में होगा। किस में होगा, एक्स एक्सिस में। तो ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया था आई कैप। अब सुनना, तो फ्लक्स कितना निकलेगा, ई डॉट ए, ई की वैल्यू 2i प्लस 3j, ए की वैल्यू डॉट 2i, डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ 2 2 जा 4, और यहां कुछ नहीं है तो यहां मान लो 0j। इसका सीधे सीधे ध्यान में रखना, i का i के साथ होगा, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये मान के चलना, या तो सीधे सीधे मान लेना, इसका इससे करोगे 0 हो जाएगा, या इसका इससे करोगे तो 0 हो जाएगा। वरना इतना दिमाग में रखना कि अगर i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और cos का कंपोनेंट चल रहा है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 4, फ्लक्स कितना होगा 4। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए चलते हैं। पहले हम जितने काफी इजी होंगे, इसी बेसिस पे होंगे, तो हम उन्हीं को लगाते हैं जिनसे सीधे सीधे आंसर आते जाएंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि कंसेप्ट में हुआ क्या क्या है। जैसे जैसे समझते हैं, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, लेंथ एल, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल नहीं है। पैरेलल टू द सिलेंडर, अगर यूनिफॉर्म बोल दिया है और क्या पूछ रहा है वो, टोटल फ्लक्स रटा हुआ होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं है तो फ्लक्स कितना होगा 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6i 3j 4k, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द एरिया 20 यूनिट वाईजेड प्लेन। देखो 20 यूनिट गिवन में वाईजेड प्लेन में, कौन से प्लेन में गिवन में, वाईजेड प्लेन में। तो फ्लक्स एरिया कितना हो जाएगा, मैंने साफ साफ कहा था वाईजेड प्लेन की, जो प्लेन बोले वाईजेड बोला है तो नॉर्मल किस में होगा, एक्स में। वाईजेड बोल दिया तो नॉर्मल किस में होगा, उसका एरिया वेक्टर किस में होगा, एक्स में। 20i इलेक्ट्रिक फील्ड 6i 3j 4k, i का i के साथ कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा 120, 6 2 जा 12 और 0 की 0 लगा दी। क्लियर। अगला देखते हैं हम, अब इसे क्लियर करते हैं। इन ए रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर किसमें, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बची जेड एक्सिस, जेड मतलब के, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 300 आंसर।
दोबारा सुनो, किसमें गिवन में, एक्स वाई प्लेन में गिवन में, किसमें गिवन में, एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई में है तो बचा कितना है यहाँ पे, के कैप आ गया होगा, जेड एक्सिस में होगा ये, के कैप आ गया होगा, तो के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 300, कितना आ गया, 300। आगे देखते हैं, इसके कई सारे क्वेश्चन करने हैं, इस बात को भी समझो, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं जो भी कंसेप्ट होंगे वो भी क्लियर करता चला जाऊंगा, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन फिर समझते हैं हम। देखो जैसे मैं तुमसे कहूं एक फ्लक्स, एक स्फीयर है, इसमें चार्ज है Q -2Q + 6Q, इतना चार्ज है। मैंने कहा इस स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फाई बराबर फॉर्मूला होता है Q नेट, जितना चार्ज है अपन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है, 6Q + Q -2Q अपन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया इसका आंसर, 5Q अपन एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हुई, कितना आ गया आंसर इसका, 5Q अपन एप्सिलॉन। और भी कुछ लिखा होता वो भी देख लेते, मान लो और भी चार्ज दे देता हूं गिवन में, Q -Q + 6Q -8Q + 4Q। मैंने कहा इसका फ्लक्स निकालो, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यू रखते चले जाओ, Q -Q + 6Q -8Q + 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये ध्यान में रखना, जैसे गिवन में हो वैसे रख दो वैल्यू और टोटल करके उसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कंसीडर टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर S1 and S2 enclosing by the charge 2Q and 4Q। जैसे मैं सिंपल सी बात पूछूं, बताओ फ्लक्स S1 से कितना होगा, फ्लक्स S1 से 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही मैं पूछता S2 से, बताओ S2 वाले के अंदर कितने चार्ज हैं, 2Q + 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना हो जाता, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, जितना चार्ज उसके अंदर बाउंड होगा, जो गॉसियन सरफेस है, टोटल रख दिया जाएगा। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स देम, इनका रेशियो निकालना है, कितना निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, 5s1 5s2 2Q अपॉन 6Q 1/3। How will electric flux through the sphere S1 changes as the medium dielectric introduced in the space S1। अब सुनो क्या कह रहा है कि अगर S1 के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी ये भर दी जाए तो फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से सुनना, अभी मैंने बताया था फ्लक्स S1 के लिए कितना हो जाएगा, 2Q अपॉन एप्सिलॉन M मीडियम के लिए होता है, जो मीडियम भर दिया। और नेट कैसे लिखते थे मीडियम के लिए, क्या फॉर्मूला था, जो रिलेटिव परमिटिविटी हो वो मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा इसका आंसर निकल के, 2Q अपॉन एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका आंसर। अगर इसकी जगह कोई मीडियम भर देता, रिलेटिव परमिटिविटी की मान लो कोई वैल्यू दे देता, 6 वैल्यू दे देता, तो आंसर क्या होता है ये देखना। अगर वैल्यू 6 गिवन में दे देता तो आंसर कितना हो जाता, 2Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया वो, बिल्कुल जितनी वैल्यू गिवन में दे देगा वो रख के हमारा आंसर निकल आएगा। आगे देखते हैं, इसे सुनना, इसे क्लियर करते हैं जरा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसे टफ बिल्कुल नहीं है। देखते हैं इसे ध्यान से। An electric field is uniform and in the positive x
डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में, एक तरफ E बराबर 200 आई कैप, एक है जब 0 से बड़ा है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के 200 आई कैप जब 0 से छोटा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेंटर एट द ओरिजिन। बस इसकी लाइनों को समझना, जितना कह रहा है उतना करते चले जाओ। सेंटर एट द ओरिजिन along the x-axis so that the one face, ठीक। जैसे मान लो ये सिलेंडर के बिन में, यहां से यहां तक साइड है 10 सेंटीमीटर, ये भी साइड है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस गिवन में है यहां 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, इसमें ये जरा समझने वाला कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल के जा रहा है 200 आई कैप, इधर भी निकल के जा रहा है, इधर भी थीटा 0 होगा और इधर भी थीटा 0 होगा। थीटा दोनों तरफ कितना होगा 0। तो अब क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर ये हो गई, एक पॉजिटिव 10 इधर है, नेगेटिव 10 इधर रखा हो। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेसेस, हर एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। इसका फ्लक्स मान लो φ1 कितना हो जाएगा, E A cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन में 200, एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, 200 पाई, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दो, 5 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना हो गया ये 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, 200 पाई इंटू 25, 10 की पावर -4, ये इससे कैंसिल आउट हो गई होगी, -2 बची होगी, कितनी बची होगी 25 2 जा 50, 50 पाई इंटू 10 की पावर -2, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इतना कंप्लीट हो गया। अब से हम यहां देखना φ2 कितना होगा, E A cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200, एरिया पाई आर स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, सेम φ2 कितना निकल के आएगा 50 पाई इंटू 10 की पावर -2। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 50 और 50, 100 पाई इंटू 10 की पावर -2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर -2, ये इससे कैंसिल आउट हो गई, इसे इससे काट देते हैं हम, 3.14 नेट फ्लक्स निकल आया। अब यहां ज्यादा कुछ नहीं, ये देखो अलग अलग का भी निकल आया, कंप्लीट फ्लक्स भी निकल आया। ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। देखो इधर इसकी साइड से कितना पास आउट हो रहा होगा, देखो इधर से तो ऐसे और इधर से इस साइड निकल के जा रहा है, जो ये साइड है इनके साथ बनेगा 90 डिग्री का एंगल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इनके साथ एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो फ्लैट सरफेस से तो होगा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, और व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। टोटल साइड से पूछा गया है, साइड वाली साइड, जब साइड की बात की जाएगी तो साइड से कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ फ्लक्स हमेशा कितना होगा 0, यहाँ फ्लक्स कितना होगा 0, तो साइड से फ्लक्स होगा 0। सिर्फ फ्लैट सरफेस से, टोटल इन फ्लैट से इतना होगा, ईच से इतना होगा, और थर्ड वाले का भी 0 ही होगा, क्योंकि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, इसमें भी साइड से पूछा गया है। तो इसे कॉपी पेस्ट कर लो, इसे भी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो YZ प्लेन में, सीधे क्वेश्चन की वही लाइन देखा करो जो मेन काम की है। YZ प्लेन में मतलब एक्स एक्सिस में,
एक्स एक्सिस मतलब आई कैप के साथ 5 2 जा 10, करेक्ट। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इसमें दिमाग ज्यादा मारना ही नहीं होता, सीधे आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट बताए हैं, कैसे क्या हो रहा है इस बात को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गिवन में है, इसमें देखो हाँ ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, इनको भी जरा समझते हुए चलना, जो ये लाइनों को बताएंगे उस लाइन को जरा क्लियर करते हुए चलना। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गिवन में है, फ्लक्स की बात की गई है, किसकी बात की गई है, फ्लक्स की। 10 सेंटीमीटर हुज द प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड। अब सुनना, मतलब उसका एरिया वाई जेड प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर किस में होगा, एक्स एक्सिस में। सीधे भी मैंने बताया था वाई जेड प्लेन की बोल दी तो एरिया वेक्टर होगा एक्स एक्सिस में, साइड 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2। देखो इधर एरिया गिवन में है 10 सेंटीमीटर, एरिया साइड है, साइड गिवन में है, साइड कितनी गिवन में है उसकी 10 सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा साइड का स्क्वायर, एरिया कितना होगा इसका साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 10 की पावर -4, ये से कैंसिल आउट कर दो, बची 10 की पावर -2, ये एरिया निकल आया। क्या निकल आया ये एरिया। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा ई ए कॉस 0, वाई जेड प्लेन में एक्स एक्सिस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन में 3 इंटू 10 की पावर 3, एरिया कितना है 10 की पावर -2, कितना आंसर आ गया 30, कितना आंसर आ गया फ्लक्स 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अभी सुनना, छोटी सी बात और गई है, जो ये क्वेश्चन यहां से काफी अच्छा हो जाता है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, उसी स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो प्लेन है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है एक्स एक्सिस में, इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है, ध्यान से सुनना, इसका जो ये एरिया वेक्टर है या नॉर्मल भी बोला जाता है इसे, इसका जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 60 का। कई बार बोल देगा कि प्लेन बना रहा है एंगल, ध्यान से सुनना, हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, यहां कितना है 60 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो पूरा कंसेप्ट वही रहेगा, फाई डैश मान लो इसे, पूरा फ्लक्स वही रहेगा ई ए, बस यहाँ कॉस की वैल्यू हो जाएगी 60, इनको अभी सॉल्व करके आया था 30, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर कितना निकल के आएगा 15। मैं जो बता रहा हूं बस उसे समझना जरा, क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है 60, लेकिन कभी कभार वो प्लेन दे देगा, इस प्लेन के साथ एंगल कितना है 30, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। कई बार ऐसा होगा वो प्लेन के साथ एंगल देगा, लेकिन हमें किसकी जरूरत होती है, एरिया वेक्टर या नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो ये ध्यान में रखना, अगर प्लेन वाला एंगल दे वो नहीं लेना होगा तो 90 माइनस करके ये एंगल निकल आएगा। अगर कभी भी प्लेन वाला एंगल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के साथ इतने का एंगल बना रहा है, तो हम नॉर्मल वाला एंगल देखने के लिए 90 में से माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से सुनना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, वरना आगे अगर हम जब वीडियो बनाएंगे और भी जो कंसेप्ट के ऊपर होंगी, पहले मैं पीवाई की सीरीज खत्म कर दूं हर एक चैप्टर की, जब मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा कंसेप्ट के साथ, तो इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये जरा याद रखना, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई अगर चार्ज कंडक्टिंग वायर है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अब यहां गिवन में होगा, देखना, ए इन्फिनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 2013 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है ये,
पहले तो इस वैल्यू को याद रखना। अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब एक बात दिमाग में रखना, कभी भी कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द वायर इट्स सेंटर विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लो v, इन ए सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, जो इसके वायर के साथ परपेंडिकुलरली गोल गोल रिवॉल्यूशन कर रहा है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला लिखना है, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, इस वायर की वजह से जो फोर्स होगी क्या, F इक्वल फॉर्मूला होता है F बराबर Q, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो E, जो किससे बैलेंस हो रही होगी, सेंट्रीपिटल से। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv² अपॉन r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे बैलेंस हो रही है, सेंट्रीपिटल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला E, इसका mv² अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है इसका, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r mv² अपॉन r। r से r कैंसिल आउट हो गया। एक काम करता हूं मैं, यहां इसको काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। इस 2 को इधर ले आए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, E लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। जो एक्सप्रेशन पूछा था वो इसका ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या पूछ रहा है, वो ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में। पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ पूछा गया है। अब सुनना ध्यान से, ग्राफ मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्राफ वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी और ये लैम्डा के बीच में, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ जाएगा कांस्टेंट के साथ, वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ पास आउट होगा, स्ट्रेट लाइन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले से नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2r in free space. What is the electric field midway between two line charges? सुनना ध्यान से। एक वायर है, इसकी डेंसिटी प्लस लैम्डा, इसके ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फिजिक्स के लेक्चर में 2 बनाऊंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी करेंगे काफी क्वेश्चन, अगले लेक्चर में भी करेंगे। और जो भी डाटा हुआ मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा, उसे आप कॉपी पेन लेके नोट करते जाना। और न्यूमेरिकल सभी के सभी आप नोट करना, पीवाईक्यू से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है बोर्ड्स में। और इनमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट में आ चुके हैं, तो ये और दिमाग में रखना जरा। आर प्लेस्ड डिस्टेंस 2r, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r। अब सुनना ध्यान से, मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो ये 2r है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी यार, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी यार। अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ध्यान से सुनना, इस P पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव से होता है आउटवर्ड, इसका होगा इस तरफ, और नेगेटिव से होता है इनवर्ट, इसका भी होगा इसी तरफ। तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2।
अगर यही मैं इस साइड की बात करता, यहाँ कोई क्यू पॉइंट मान के, तो इस वाले का होता इस साइड सेकंड वाली का, ये सेकंड मान लो और ये फर्स्ट, और इस वाली का अभी भी आउटसाइड होता तो इसका होता इस साइड, तो अपोजिट होते। ध्यान से सुनना दोबारा, मैंने क्या कहा, बी पॉइंट पे पहली वाली प्लेट का अवे होगा, पॉजिटिव से बाहर जाता है और नेगेटिव के अंदर, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दिए। अगर मैं इस साइड बात करता क्यू पॉइंट पे, तो नेगेटिव का होता इनसाइड और पॉजिटिव का होता आउटसाइड, तो ये अपोजिट में होते। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला भी बताया था, 1/2 πε0 लैम्डा अपॉन आर प्लस 1/2 πε0 लैम्डा अपॉन आर, ऐड कर दो 2 लैम्डा अपॉन 2 πε0 इंटू आर, 2 से 2 कैंसिल आउट, लैम्डा अपॉन, थर्ड वाला सही होगा, लैम्डा अपॉन πε0 इंटू आर। नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सुनना ध्यान से, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक चार्ज को मैंने रख दिया, एक स्फीयर है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। यहां बोल रहा है इंटरनल रेडियस मान लो आर और आउटर जो रेडियस है वो है 2r, ये है r, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, अब ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मान लो ये रेडियस है r और आउटर रेडियस कितनी गिवन में 2r, ठीक, r and 2r द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी द इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस। ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखना। ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस, मान लो पॉइंट चार्ज q दिया गया है, चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन में q, q चार्ज गिवन में, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना, अगर यहां पे हम कभी भी चार्ज रखेंगे, देखना अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, इसे बस दिमाग में डाल लेना अच्छे से जो मैं बोलने वाला हूं, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा -q, और बाहर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा +q, इनसाइड हो जाएगा -q, आउटसाइड कितना हो जाएगा +q। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर q अपॉन a। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर q अपॉन a। तो चार्ज कितना होगा, इनसाइड की बात कर रहा हूं, इनसाइड नेगेटिव -q, एरिया कितना होगा 4πr²। अब दोबारा देखते हैं, आउटसाइड कितना होगा q अपॉन a, 4π2r का होल स्क्वायर। तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो निकाल दो इनका, 4π से 4π कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस के 1/r², 1/4r², ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये पहुंच गया ऊपर -4/1। कई जगह तुम्हें आंसर 4/1 भी दिख जाएगा, माइनस नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेट तो यही होगा कि क्या गिवन में दिया जाना चाहिए -4/1। नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A metal sphere shell has a inner radius r1, outer radius r2। इसे भी क्लियर करते हैं, ध्यान से देखना। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, इसमें जितने हो जाए उतने, फिर अगले लेक्चर में इसके और क्वेश्चन करेंगे। इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2,
Q is placed at the center of a spherical cavity. इसके बीच में कोई कैविटी वाली जगह है जहां पे चार्ज रखा है Q. What will be the surface charge density inner or out? तो अभी मैंने कहा था इनसाइड नेगेटिव Q इंड्यूस हो जाएगा और आउटसाइड उतना ही कैसा इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव Q. अब सुनना, सिग्मा इनसाइड कितना होगा, Q अपॉन एरिया 4 पाई R1 का स्क्वायर. Q आउटसाइड कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर. एक नेगेटिव आ गई और एक पॉजिटिव. अगला देखते हैं क्वेश्चन. बस ये ध्यान रखना कहां नेगेटिव और कहां पॉजिटिव. ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, इतना दिमाग में रखना. मैं बता देता हूं. ये मान लो एक क्यूब गिवन में हमेशा जो एंटरिंग वाला फ्लक्स होगा, जो एंटर कर रहा होगा, वो नेगेटिव होगा. कैसा होगा ये, नेगेटिव. और जो बाहर आ रहा होगा ये वाला फ्लक्स हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव. कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव. इतना दिमाग में रखना. एंटरिंग वाला नेगेटिव होगा और आउटगोइंग वाला कैसा होगा, पॉजिटिव. तो अब देखते हैं क्वेश्चन. द फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग ऑफ द इंक्लोज बाय द phi1 एंड phi2. इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो फ्लक्स कितना है, फ्लक्स देखते हैं. एंटरिंग कितना कर रहा है, माइनस के phi1. आउटगोइंग कितना है, phi2. फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi1 प्लस phi2. तो चार्ज पूछा गया, चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस phi2 प्रोडक्ट बाय एप्सिलॉन नॉट. कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट. इतना दिमाग में रखना. एंटरिंग वाला नेगेटिव होगा, आउटगोइंग वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. आगे देखते हैं. ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, हमेशा दिमाग में रखना. इसे देखते ही सीधे आंसर लगा देना. कोई भी गॉसियन सरफेस है, इसमें डायपोल रख दूं. डायपोल का मतलब होता है अपोजिट और सेम चार्ज. तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Q नेट कितना है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हमेशा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0. अगर फ्लक्स 0 है तो इस वजह से भी 0 हो सकता है क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज कितना रहा हो, 0. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं लेकिन फिर भी फ्लक्स कितना है, 0. क्यों 0 है, क्योंकि नेट चार्ज कितना है, 0. इतना दिमाग में रखना. गॉसियन सरफेस में या गॉस थ्योरम में फ्लक्स 0 होने के तब भी चांस है जब नेट चार्ज कितना हो अंदर, 0. तो याद रखना. कई बार मैंने क्वेश्चन भी देखे हैं कि पूछ लेते हैं 6 डायपोल रख दिए, 8 रख दिए, 10 रख दिए, तो सबके लिए आंसर कितना होगा, डायपोल रख दिया है तो 0. कितना होगा आंसर, 0. आगे देखते हैं. पहले इसे देखते हैं, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज ए चार्ज q on its surface. A hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2. inner radius है r1 और outer radius कितनी गिवन में r2. हैज ए चार्ज Q ऑन इट्स सरफेस. चार्ज Q है इसकी सरफेस पे, ठीक है. एक पॉइंट चार्ज माइनस Q है, वो सेंटर पे रखा गया है. प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. व्हाट इज द, अब स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर वाले की कितनी होगी, ध्यान से देखना. ये माइनस के है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया होगा चार्ज, प्लस Q. इतना ही बाहर नेगेटिव इंड्यूस हो गया होगा चार्ज, माइनस Q. ठीक. अब देखते हैं आगे. सिग्मा इनसाइड कितना होगा, Q बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर.
सिग्मा आउटसाइड कितना होगा, टोटल चार्ज कितना है, Q माइनस क्यू अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है, सिग्मा हमने निकाल दिया है यहाँ पे। यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड के लिए पूछा है, ध्यान से सुनना। फाई बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और होता है E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ध्यान से सुनना, E A, अब फाई बराबर निकल के कितना आया यार, नेट वैल्यू कितनी गिवन में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना है, Q माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एरिया कितना होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां से एक्सप्रेशन कितना निकल के आ गया, या सीधा करके लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर। तो एक बात दिमाग में रखना, जैसे मैं सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले तो मैंने इतना लिख दिया है, हम सीधे फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, स्फीयर के लिए होता है फॉर्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डायरेक्ट इसे लगाता सीधा सीधा आंसर आ जाता। स्फीयर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा की वैल्यू यहां भी निकल के आई थी, आउटसाइड की बात की गई, आउटसाइड की वैल्यू कितनी निकली, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू प्लेस आउट कर दो, आंसर निकल आएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस अभी भी काफी सारे बचे हुए हैं जो पीवाईक्यू में आए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आप सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाते रहिए मेरी वीडियो कंटिन्यूटी के साथ। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी उसमें इसके आगे के काफी सारे क्वेश्चन होंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जितने भी क्वेश्चन या जितनी वीडियो डाली जाए आपको मिलती रहे।